आमतौर पे हम सबसे कम उसी चीज के बारे में जानते हैं या सोचते हैं जो हमारे सबसे करीब हो। मसलन हमें यह पता है कि औरंगजेब के परदादा थे अकबर, और हमें अपने ही परदादा या परदादी का नाम याद नहीं है। जब मन में यह ख्याल आया तो लगा कि आपको एक ऐसी चीज की कहानी बताएं जिसके पीछे दुनिया भागती है, हमारी जेब में होती है और इसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। वो है पैसा या धन। कितना जानते हैं आप उस चीज को जिसके लिए आपने इतने साल पढ़ाई की, रोज इतनी मेहनत करते हैं और अपना आधा दिन सिर्फ काम में लगा देते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बहुत पहले एक राजा था। नहीं नहीं, इस कहानी में राजे महाराजे बहुत बाद में आए, क्योंकि यह कहानी उससे भी पुरानी है। इतनी पुरानी कि जब धरती पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे, ना शहर थे और ना ही गांव। इंसान छोटे छोटे समूहों में दूर दराज रहते थे। खेती करना, मवेशी पालना और घर बनाने जैसे काम हमने शुरू कर दिए थे। ऐसे में हमारे पास पहली बार आई सरप्लस, अर्थात हमारी जरूरत से भी ज्यादा सामान। मानव इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि हमारे पास हमारी जरूरतों के बाद भी सामान बच रहा था। इस बहुतायत ने व्यापार को जन्म। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा अंडे बच गए हों, जिसे आप किसी और को दे सकते थे सब्जी या दूध जैसी किसी चीज के बदले में। इस अदला बदली की व्यवस्था को बार्टर सिस्टम कहते हैं। यह बचपन में आपने भी किया है, जैसे किसी दोस्त को एक खास पेंसिल देकर बदले में एक अच्छी सी दिखने वाली रंगीन इरेजर लेना जो आपके पास नहीं थी, या आपको वो रंगीन इरेजर चाहिए थी और आपके दोस्त को वो पेंसिल। अगर आप दोनों ही के पास वही इरेजर होती तो यहां कोई ट्रेड संभव नहीं था। इस फिनोमेना को कहते हैं कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। किसी भी लेन देन को समझने के लिए इसे समझना सबसे जरूरी है, और इसी के साथ समझ लेते हैं आज का टर्म जो है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का संयोग जिसने व्यापार को जन्म दिया। स्टाइल मारने के लिए अंग्रेजी में कहें तो an economic phenomena in which majorly two entities hold a product that the other wants. So it helps to exchange the product without any monetary medium. मान लीजिए आपके पास है एक गाय और आपको चाहिए घोड़ा। आपको एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो आपकी गाय के बदले में आपको घोड़ा देने के लिए तैयार है। ये लो, हो गया आप दोनों का काम आसान। अब ध्यान दीजिए कि इस तरह के व्यापार में आपको कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं चाहिए, और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आमतौर पर पैसा होता है। और यहीं पे एक दिक्कत आ जाती है। अगर सामने वाला घोड़े के बदले में चावल लेने आया हो तो ना आपको मिलेगा घोड़ा और ना उसे मिलेगा चावल। फिर आप कहां कहां घूमोगे उस गाय को लेकर? अगले गांव में भी यही हुआ तो? या फिर वो एक घोड़े के बदले में आपसे एक गाय के साथ एक बकरी भी मांग ले तो आप क्या करोगे? मतलब ये कि एक्सचेंज रेट भी फिक्स नहीं है इस व्यवस्था में। इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या यूं कहे व्यापार के एक ऐसे माध्यम की जरूरत हुई जो सबको समान रूप से कीमती लगे और इसे साथ में रखना भी आसान हो, यानी कि यह हल्का हो। अलग अलग समूहों को अलग अलग चीजें कीमती लगती थी। जैसे कई जगहों पे लोगों को कौड़ियां कीमती लगती थी और कुछ समूहों को वेल के दांत कीमती लगे। आपको अगर चावल लेना होता तो आप इन कौड़ियों को देकर चावल ले सकते थे। अब आपको बदले में अपना कुछ सामान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह जरूरी नहीं था कि हमेशा आपके पास बार्टर करने के लिए कोई सामान हो। और एक्सचेंज रेट की दिक्कत भी अब इस व्यवस्था की वजह से कम हो गई। हमने भले ही कौड़ियों को छोड़ दिया हो, मगर कौड़ियों ने आज भी हमारी भाषा को नहीं छोड़ा। 2 कौड़ी का आदमी, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ये सब कहीं ना कहीं सुना ही होगा आपने। कभी करेंसी थी हमारी ये कौड़ियां। लेकिन यहां भी एक दिक्कत थी। कौड़ियों के मूल्य जगह के हिसाब से बदलते। समंदर के पास के इलाकों में आपको ज्यादा कौड़ियां देनी पड़ती क्योंकि वहां उनकी सप्लाई ज्यादा थी, और भीतरी इलाकों में कौड़ियां महंगी थी क्योंकि उन्हें दूर से ले जाना पड़ता था। तो इस तरह दूर दराज के इलाकों से व्यापार करने में एक्सचेंज रेट की दिक्कत फिर भी आ जाती थी। अब बार्टर सिस्टम के दिनों को पीछे छोड़ हम इंसान काफी आगे आ चुके हैं। सरप्लस फसल और व्यापार ने हमारी जनसंख्या को बढ़ाया, दूर दूर तक फैलाया, हमारी जरूरतें बढ़ी, और व्यापार सिर्फ अगल बगल के गांवों और कस्बों तक सीमित नहीं रहा। अब हम छोटे छोटे समूहों और गांवों से निकलकर जनपदों या शहरों में आ गए थे। राज्य की व्यवस्था भी नियमित हो गई और इंसानों के पास आ गई एक नई चीज, सोना चांदी। च्यवनप्राश नहीं, कीमती धातु। सोना और चांदी जैसे धातुओं की खास बात यह है कि चाहे आप केजीएफ में रहते हो या रांची में, सोने के दाम में खास फर्क नहीं होगा। उसकी डिमांड में भी यूनिफॉर्मिटी होती है और वो सबको समान रूप से कीमती लगती है। तो लोग स्वाभाविक रूप से इन कीमती धातुओं से सामान खरीदने और बेचने लग गए।
अब एंट्री होती है राजाओं की, क्योंकि सोने, चांदी, तांबे आदि के खदानों पर एक तरह से समझिए कि उनकी मोनोपोली थी। उन्होंने कीमती धातुओं के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। फरमान जारी किए कि सिक्के बनाने का काम सिर्फ सरकार करेगी। वो सिक्कों की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को भी काबू में रख सकते थे। बेसिकली सरकारें फिस्कल पॉलिसीज बनाने लगी। टैक्स लगाना, कुएं खुदवाना, सड़कें बनाने जैसे काम शुरू हो गए। ऐसा होने पर व्यापार में क्रांति सी आ गई। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होने लगे, क्योंकि सोने चांदी के सिक्कों से एक्सचेंज रेट की दिक्कत समझिए गायब ही हो गई। इन सिक्कों को साथ में रखना भी आसान था, क्योंकि ये ज्यादा जगह नहीं लेते थे। शायद तभी से हमारे कपड़ों पे जेबें बनने लगी। फोन और यूपीआई आने से काफी पहले उनमें सिक्के हुआ करते थे। अब तक आपने देखा कि हर व्यवस्था में एक दिक्कत थी और उसे दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया। बार्टर में जो दिक्कत थी उन्हें दूर किया कौड़ियों ने। कौड़ियों के इस्तेमाल में जो मुश्किलें थी उन्हें दूर किया सिक्कों ने। आपको क्या लगता है कि सिक्कों के इस्तेमाल में क्या दिक्कतें आई होंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी बार्टर से सिक्कों तक के सफर की संक्षिप्त कहानी। सिक्कों से कागज के नोट तक के सफर की कहानी हम आपको सुनाएंगे अगले एपिसोड में। अगर इस वीडियो के जरिए चंद कौड़ियों का भी ज्ञान हम आपको अगर दे पाए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।